गुड इवनिंग। बिस तक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकरधार और मेरे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी। आज की इस वीडियो में चर्चा भारत की आर्थिक विकास दर पर। ये चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन आज ये चर्चा दोबारा करने की पीछे की जो वजह है वो है आईएमएफ की ओर से आए ताजा अनुमान। आईएमएफ ने भी ये कहा कि भारत की विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष में 10% नकारात्मक रह सकती है। ये बात इससे पहले तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, केंद्रीय बैंक भी कह चुके हैं। क्या तस्वीर मौजूदा समय में बन रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की, जब ये तमाम अनुमान आ रहे हैं, जब हमने देखा कि आर्थिक विकास दर के अनुमान गिरने के और जो घाटा है सरकार का, राजकोषीय घाटा, उसके बढ़ने के अनुमान आ रहे हैं। हम समझेंगे इसका मतलब क्या है, रिकवरी की उम्मीदें, कब तक ये रिकवरी संभव है, इसका हमारी और आपकी आय पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले सर आपकी टिप्पणी, आईएमएफ ने भी वही दोहराया जो आरबीआई ने, जो सरकार ने और जो तमाम घरेलू रेटिंग एजेंसियों ने भी दोहराया था। शुभम, भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरी मंदी है, नकारात्मक विकास दर है, ये बात स्पष्ट और स्थापित है। आईएमएफ के आंकड़े या इससे पहले विश्व बैंक के आंकड़े या रिजर्व बैंक के आंकड़ों में क्या खास बात है? खास बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मंदी संभावनाओं से कहीं ज्यादा गहरी है और ये फर्क हमारे लिए समझना जरूरी है। मई जून तक दुनिया भर की जो एजेंसियां भारत में इस साल -4%, -5%, -6% की गिरावट की बात कह रही थी, उन्होंने सबने अपने आकलन डबल डिजिट में या दोहरे अंकों में पहुंचा दिए हैं, 9.6%, 10.3%। और अगर आप सारी एजेंसियां, भारत की प्रमुख एजेंसियां, इक्रा, क्रिसिल, इंडिया रेटिंग्स, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और भारत का रिजर्व बैंक या मॉर्गन स्टैनले, नोमुरा, इन सबको मिला लें तो हमारे सामने जो एक आंकड़ा, औसत आंकड़ा निकलता है वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस साल की समाप्ति -10 से 12% के विकास की निगेटिव विकास दर के साथ होगी। और इसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था शायद कोविड के बाद सबसे ज्यादा टूटने वाली अर्थव्यवस्था हो जाएगी दुनिया में। अगर आप समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं से इसकी तुलना करने की कोशिश करें, बड़ी और छोटी जहां हम खड़े हुए हैं उन अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में। और ये बात ज्यादा चिंताजनक है हमारे लिए, क्योंकि हम एक गहरी मंदी में पहले से मौजूद थे। भारतीय अर्थव्यवस्था जब कोविड के लॉकडाउन में प्रवेश कर रही थी, तब भी वो दुनिया की सबसे तेजी से धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था थी। 5%, 4.5-5% की विकास दर थी। तब हमारे यहाँ निवेश की दर 10 साल के न्यूनतम स्तर पर थी, बचत की दर न्यूनतम स्तर पर थी, भारत में खपत काफी टूट चुकी थी। और उसके बाद हम इस साल -10%, -11%, -12% की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण समझना जरूरी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हमारी आपकी पीढ़ी ने, इससे पहले की पीढ़ी ने कभी इतनी गहरी मंदी नहीं देखी। नहीं देखा। ऐसा नहीं देखा है कि पूरे साल भर भारत की आर्थिक विकास दर निगेटिव रही हो। एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर में 1-2% की ग्रोथ रेट की गिरावट हमने देखी है। तीसरी बात यह कि इन आंकड़ों के बाद हमें समझना जरूरी है कि स्लोडाउन और रिसेशन का फर्क क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और स्लोडाउन का फर्क क्या है। क्या है? स्लोडाउन का अर्थ है कि आपकी आर्थिक विकास दर एक तिमाही में 6% थी, अगले तिमाही में घटकर 5.5% रह गई, या 6% या 5% रह गई। बहुत फर्क नहीं पड़ता, आप अगली तिमाही में उसको रिकवर कर सकते हैं, अगली छमाही में उसको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि हम अर्थव्यवस्था में उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा गंवाने जा रहे हैं, जो सामान्य रूप से नहीं आने वाला। ये निष्कर्ष हमारे सामने है। और ये निष्कर्ष अगर भारतीय नीति निर्माता या भारत के विशेषज्ञ या भारत के आर्थिक नीति वाले समझ रहे हैं, तो उन्हें सोचना चाहिए कि ये एक अप्रत्याशित और अभूतपूर्व स्थिति है, और इस अभूतपूर्व स्थिति के लिए अभूतपूर्व उपाय ही करने पड़ेंगे। आईएमएफ की इसी रिपोर्ट में सर ये कहा गया कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था तेज रिकवरी करेगी, इस गड्ढे से उभरने की कोशिश करेगी, और उस रिकवरी की जो रफ्तार होगी वो दुनिया में सबसे तेज होगी, और चीन को भी पछाड़कर भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है, हो जाएगी। क्या मतलब है कि क्या जब रिकवरी शुरू होगी तो सबसे तेज गिरने वाले भी हम थे, तो सबसे तेज बढ़ने वाले भी हम होंगे? रिकवरी और ग्रोथ में फर्क होता है, ये भी समझना हमारे लिए बहुत गहराई से जरूरी है। क्योंकि रिकवरी हमेशा एक बीमार व्यक्ति के या एक टूटे हुए व्यक्ति के वापस खड़े होने को रिकवरी कहते हैं। व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को वापस खड़े होने को रिकवरी कहते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था इस संकट के बाद भी माइनस में या कंट्रक्शन के मोड में नहीं गई, 1-2% रही, और इस साल चीन की आर्थिक विकास दर 3.5-4% के आसपास रहेगी। और अगर हम जिस क्वार्टर के नंबर्स हमारे पास है, जिस पर हम पिछले तक में एक बार चर्चा कर चुके हैं, अगर हम उन्हें देखें तो शायद चीन अब अनुमानों से बेहतर
अर्थव्यवस्था में प्रदर्शन करेगा। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, किसी कंपनी की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, यानी वो 100 रुपए का उत्पादन सामान्य स्थिति में कर रही होती है और वो 80 रुपए, 70 रुपए या 80 रुपए का उत्पादन करती है, तो अगले साल अगर वो 100 रुपए का उत्पादन करे तो वो दरअसल ग्रोथ नहीं होती है, बल्कि पिछले साल के 30 रुपए का 40 रुपए के घाटे की भरपाई होती है। तो आईएमएफ ने कहा कि भारत की इकोनॉमी में अगले साल 8% की रिकवरी होगी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 4.5-5% की रिकवरी होगी। आरबीआई ने भी अगले साल की रिकवरी का आकलन नहीं दिया और भी एजेंसियों से जो रिकवरी के आकलन आ रहे हैं वो 4% से लेकर 8% के बीच है। पर यह वस्तुतः उस नुकसान की भरपाई होने वाली है शुभम, जो इस साल हो रहा है। इस साल अगर हम 11% माइनस में है, यानी भारत का जीडीपी जीवीए 11% घटता है, तो हम अगले साल तो केवल 8% ही रिकवर कर पाएंगे, यानी 3% का नुकसान तो हमारे पास रहेगा ही। यानी इस साल सामान्य परिस्थिति में अगर हम 100 रुपए का प्रोडक्शन एक अर्थव्यवस्था में कर रहे होते तो वो प्रोडक्शन इस साल 90 रुपए रह जाएगा, अगले साल हम उसे 98 रुपए पे पहुंचा पाएंगे। 100 रुपए पर फिर भी वो नहीं पहुंचेगा। तो ग्रोथ की गिनती शुरू होगी यहां से कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था अपनी इन 4 तिमाहियों में होने वाले सारे नुकसान की भरपाई कर शून्य के स्तर पर पहुंच जाती है और उसके बाद ग्रोथ शुरू होती है 1%, 2%, 3% की। तो रिकवरी को ग्रोथ समझने की गलती शायद कोई नहीं करेगा जो सब है। दूसरी चीज ये कि इकोनॉमी में हमेशा बेस इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि आप जितने तेजी से गिरते हैं बढ़ोतरी उसी अनुमान में सामने दिखाई देती है। लेकिन इन सारे आंकड़ों के बीच में, इस बेस इफेक्ट की परिभाषा के बीच में, इस कॉन्ट्रैक्शन रिसेशन के बीच में मोटे तौर पर यह समझना चाहिए कि अगर भारतीय अर्थव्यवस्था में -10% की ग्रोथ रेट इस साल होती है तो भारत का करीब शुभम मोटे अनुमान के मुताबिक 15 से 16 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ऐसी गतिविधियां जो परमानेंटली खत्म हो जाएंगी, जिन्हें अर्थव्यवस्था में वापस उत्पादन में लौटने में समय लगेगा, और यही उन्हीं की वापसी इस बात को तय करेगी कि हम ग्रोथ में कब पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो अगर इसको और आसानी से आप समझना चाहते हैं कि हम रिकवरी कर रहे हैं या ग्रोथ में पहुंचे, तो उससे बेहतर यह है कि आप टोटल जीडीपी के नंबर को देखिए कि अगर 200 लाख करोड़ का उत्पादन था, 200 लाख करोड़ से ऊपर जिस दिन उत्पादन निकल जाए, हम शायद उस दिन ग्रोथ में होंगे, और जब तक 200 लाख करोड़ नहीं पहुंचते हैं तब तक हमारी स्थिति रिकवरी की रहेगी। अगला सर सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी से हम सीधे अपनी जेब पर उतरते हैं, पर कैपिटा इनकम पर भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है आईएमएफ की ओर से। क्या मतलब है उसका, और क्या इस मंदी का मतलब है आय पर, लोगों की खपत पर, लोगों की कमाई पर, लोगों की बचत? शुभम, प्रति व्यक्ति आय एक इंपॉर्टेंट पैमाना है, पर ये पुराना हो चुका स्केल है। ये स्केल पुराना इसलिए हो चुका है क्योंकि प्रति व्यक्ति आय हमेशा एक बड़ा मैक्रो पिक्चर देती है कि किसी अर्थव्यवस्था में 200 लाख करोड़ रुपए का अगर उत्पादन है और उसे आबादी से बांट दिया जाए तो वो जीडीपी, जीवीए जिसको आप कहें, महंगाई मिलाकर अलग अलग व्यक्ति के खाते में कितना जाता है, उस हिसाब से आप मान सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय ऐसी। पर वो प्रति व्यक्ति आय वैसी होती नहीं है, क्योंकि ग्रोथ के असर हर जो किसी भी देश की जो आबादी है उसको अलग अलग लेवल पर प्रभावित करते हैं। ये बात इस तरह से आई कि बांग्लादेश का पर कैपिटा जीडीपी इस साल भारत से ज्यादा होगा, पर वो तुलना असंगत है। असंगत इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से बहुत छोटी है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में उतनी मंदी नहीं है, बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में वैसा स्ट्रक्चरल स्लोडाउन नहीं था, और दूसरी चीज है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, बांग्लादेश उससे बहुत ज्यादा पीछे है। आबादी भी एक फैक्टर है। आबादी के आधार पर तो वो नंबर आपको एब्सोल्यूट नंबर में 1888 और $1877 पर कैपिटा का फर्क दिखाई दे सकता है, पर असंगत है। ज्यादा महत्वपूर्ण समझना यह है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पर कैपिटा इनकम में गिरावट का गहरा असर क्या है। उसकी वजह यह है कि भारत एक बहुत अनइवन या अनइक्वल इनकम वाला समाज है, जिसमें जिसमें बहुत बड़ी आबादी 15-16 हजार 20,000 रुपए के आसपास की इनकम के पास रहती है। भारत में सरकार की तरफ से तय की गई जो न्यूनतम वेज दर है वो 375 रुपए या 400 रुपए के आसपास है। औसतन 200 या 250 रुपए लोगों को मजदूरी मिलती है। सरकारी स्कीमों में 180 रुपए 150 रुपए की मजदूरी मिलती है। तो प्रति व्यक्ति आय का जो बड़ा पैमाना है उसके आधार पर हम ये नहीं तय कर सकते कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना नुकसान होगा। वास्तविकता यह है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा उन लोगों को प्रभावित करता है जो नीचे बॉटम में खड़े हुए हैं, जिनकी दिहाड़ी 300, 400, 500 रुपए के आसपास है, और इसलिए भारत में गरीबी बढ़ने के आकलन आ रहे हैं। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने अपने आकलन के साथ कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी बढ़ेगी, क्योंकि वो लोग जो 10, 12, 15 हजार रुपए महीने कमा रहे थे और गरीबी की रेखा से थोड़ा ऊपर खड़े हुए थे, वे वापस गरीबी की रेखा में नीचे खिसक जाएंगे।
एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि पर कैपिटा इनकम में भारत की जो गिरावट है उसका असर पूरे देश में एक जैसा नहीं होगा। 7-8 राज्यों में सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो 7-8 राज्य भारत की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान भी करते हैं और वो आबादी के आधार पर भी और प्रोडक्शन के आधार पर भी बड़ा योगदान करते हैं। तो पर कैपिटा इनकम से ज्यादा महत्वपूर्ण पैमाना है जीडीपी की, ओवरऑल जीवीए की ग्रोथ। यदि हम 6%, 7%, 8% के हिसाब से बढ़ते रहते हैं 6-7% के आधार पर, तो हम लोगों की आय में कम से कम नीचे से लेके ऊपर तक 2% से 5% की बढ़ोतरी करते रहते हैं। अब हम निगेटिव में पहुंच चुके हैं और इसलिए इनकम सपोर्ट्स की बात, इसलिए लोगों को पैसे देने की बात, इसलिए लोगों को मदद पहुंचाने की जरूरत है। तो धीमे धीमे जैसे जैसे आंकड़े हमारे सामने स्पष्ट होते जाएंगे, वेजेस के आंकड़े हमारे पास आएंगे, हो सकता है दिसंबर जनवरी तक हमें पता चले कि भारत के वेजेस बाजार में क्या हुआ, वेतन मजदूरियों के बाजार में क्या क्या हुआ। उस स्थिति से हमें पता चलेगा कि जीडीपी की ग्रोथ ने हमारी आपकी जेब पर कितना असर डाला। कुछ असर तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है शुरू, बाजार में डिमांड के जरिए आप उस असर को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लोगों की खपत के तौर पर उस असर को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लोन्स की ग्रोथ को, क्रेडिट की ग्रोथ के तौर पर उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मांग के तौर पर को देखा जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि अगर कमाई टूटेगी तो आप खर्च कम करेंगे, खर्च कम करेंगे तो जीडीपी में योगदान कम देंगे और ये पहिया इसी तरह घूमता रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए